हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केबीएस पीजीटी हिंदी के प्रश्न पत्र पर, जो कि अभी हाल ही में एलडीसी के तहत हुआ था। इस पर हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 60 तक बातचीत कर लिया था। इसका दूसरा पार्ट 61 नंबर से लेकर 120 प्रश्न जो बचे हुए थे, उन पर हम बातचीत करेंगे दूसरे खंड के अंतर्गत। कुछ विद्यार्थियों को जिनको एग्जाम देना है केबीएस पीजीटी का, और तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके एग्जाम में केवल 100 क्वेश्चन आएगा, लेकिन जिन लोगों ने एलडीसी का एग्जाम दिया था उनके क्वेश्चन पेपर में 120 प्रश्न थे। तो घबराने की बात नहीं है, आप लोगों में केवल 100 प्रश्न ही आएगा। लेकिन ये प्रश्न पत्र इसलिए यहाँ पर हल कराया जा रहा है या फिर इस पर बातचीत की जा रही है, जिससे आपको एक अनुमान लग जाए कि आखिरकार सीबीएसई केबीएस पीजीटी हिंदी का पेपर कैसे हो सकता है, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। एनसीईआरटी की पुस्तकों को आधार बनाया गया है और क्वेश्चन पूछने का भी पैटर्न चेंज हुआ है। तो एक अनुमान लगेगा और इसको एक आप लोग सौभाग्य मानकर चलिए कि एलडीसी का एग्जाम इसके पहले हो गया है, वरना फिर कोई हमें अनुमान भी नहीं लगता कि कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी मानकर, अवसर मानकर इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं। चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के ऊपर। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शेखर जोशी द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन दिया गया कसब, दाजीव, साथ के लोग, कोसी का घटवार। तो ऑप्शन देखने के बाद आपके दिमाग में इसका सही जवाब आने लगा होगा। सही जवाब है ऑप्शन पहला कसब। कसब किसका है? मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है कसब। कसब, ठीक है। बाकी तीनों रचनाओं को आप ध्यान में रखिए कि शेखर जोशी द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, गलता लोहा रचना के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो गलता लोहा रचना जैसे ही आपके सामने आई, आपके दिमाग में इसके लेखक का नाम और विधा का नाम स्वतः आ जाना चाहिए। ऑप्शन दिया गया है, यह लेखक की कहानी कला का प्रतिनिधि नमूना है। इसमें समाज के जाति विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी की गई है। कहानी से पता चलता है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा अधिक मिलता है। कहानी इसका उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में वास्तविक अर्थ गांधीर्य अधिक है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सी बात सही नहीं है। परीक्षा हॉल में क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, ऑप्शन पढ़ने के बाद फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, जिससे कि उससे कोरिलेट हो जाए। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन तीसरा है कि कहानी से पता चलता है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा अधिक मिलता है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत है। बाकी आपको पता चल गया होगा कि गलता लोहा किसकी रचना है और किस विधा में है। क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है इनके विकल्पों में। तो ऐसे ही देखते रहिए, हो सकता है कि आगे इसी पर आधारित सवाल हो। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि वंशीधर, धनराम और त्रिलोक सिंह किस रचना में आए चरित्र हैं। तो जब हमारा आप एमसीक्यू आधारित क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, तो इस परीक्षा के पहले ही हमने इस टाइप के शॉर्ट नोट्स को, क्वेश्चंस को बनाया हुआ था, और ये प्रश्न देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि सेम टू सेम पेपर बनाने वाला भी ऐसा ही सोच रहा था। वंशीधर, धनराम और त्रिलोक सिंह किस रचना के पात्र हैं? ऑप्शन दिया गया है गलता लोहा, नमक का दारोगा, जामुन का पेड़, मियां नसरुद्दीन। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो सही जवाब होगा वो पहला ऑप्शन सही होगा, गलता लोहा के ये सभी पात्र हैं। वंशीधर नाम का एक और पात्र है जो कि नमक का दारोगा नाम की कहानी में पढ़े होंगे, तो वहां पर ये पात्र आया होगा। ठीक है, बस नाम है, पात्रों का जो चरित्र है, कैरेक्टर है, रोल है, वो अलग अलग है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मन्नू भंडारी द्वारा रचित नहीं है। मन्नू भंडारी की कौन सी रचना है जो कि इन विकल्पों में नहीं है? ऑप्शन दिया गया है जिंदगी और गुलाब के फूल, यही सच है, तीन निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु। तो हम अ, इसके पार्ट 1 को भी जोड़कर देखेंगे। उसमें हमने बताया था कि जो पेपर सेट करने वाला है, कई बार ऊपर के तीनों रचनाएं उसे रचनाकार से रिलेटेड हैं और नीचे का एक ऑप्शन अलग है, और कई बार क्या है, नीचे के ऑप्शन उसी रचनाकार से रिलेटेड है और ऊपर का एक ऑप्शन क्या हो गया है, गलत हो गया। यहाँ पर उसी पैटर्न पर सवाल है। नीचे की तीन रचनाओं को आप देख रहे हैं, यही सच है, मनु भंडारी, तीन निगाहों की एक तस्वीर, मनु भंडारी, त्रिशंकु, मनु भंडारी। ठीक है, रचना में तो सारी मनु भंडारी की हैं, भले अलग अलग विधाओं में हो, तो इनको ध्यान में रखिए। और ये सभी रचनाएं एनसीईआरटी की पुस्तक से ही उठाई गई हैं। जिंदगी और गुलाब के फूल नामक जो रचना है, इसकी लेखिका है उषा प्रियंवदा। तो इसको आप
ध्यान में रख सकते हैं, अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। वैसे आप लोग ज्यादातर अपने दिमाग में इसको रखिए, सेव कर लीजिए, तो परेशानी आपको नहीं होगी। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी उपन्यास नहीं है? यहाँ पर देख रहे हैं विधाओं के आधार पर सवाल पूछ लिया गया कि सभी रचनाएं मन्नू भंडारी की ही हैं, लेकिन कौन सी ऐसी रचना है जो मन्नू भंडारी के उपन्यास के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन दिया गया आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, त्रिशंकु। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो सही जवाब है, आप लोगों के भी दिमाग में आने लगा होगा, सही जवाब है ऑप्शन चौथा, त्रिशंकु। त्रिशंकु उपन्यास नहीं है बल्कि कहानी है। और बाकी आपका बंटी आप जानते होंगे, महाभोज भी जानते होंगे। स्वामी नाम का एक उपन्यास यहाँ पर आया जो कि अपेक्षाकृत कम लोग इसको जानते हैं, तो ध्यान में रखिए कि ये मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मन्नू भंडारी के बारे में सही नहीं है? नई कहानी आंदोलन में आए नए मोड़ में मन्नू भंडारी का योगदान रहा है। मन्नू भंडारी ने आक्रोश, व्यंग्य और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है। मन्नू भंडारी ने पटकथाएं नहीं लिखी हैं। उनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन विसंगति या विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई है। तो कौन सी बात है जो कि मन्नू भंडारी के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसको आप देख रहे हैं, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा है। लिखा गया कि मन्नू भंडारी ने पटकथाएं नहीं लिखी हैं, लेकिन जैसे ही एनसीईआरटी की किताब में आप इनके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, परिचय के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर बताया गया कि इन्होंने पटकथाएं भी लिखी हैं सिनेमा जगत में। खासतौर से इनकी एक पटकथा है रजनी, जिस पर फिल्म भी बनी है, रजनीगंधा, रजनी नाम से पटकथा लिखी गई है। तो मन्नू भंडारी का संबंध पटकथा लेखन से भी है। अब पटकथा लेखन क्या होता है, इस पर भी हमने वीडियोज बनाया हुआ है, आप जाकर समय निकाल कर जरूर देखिए। आपको तनिक भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिना किसी चीज को दिमाग में रखे हुए आत्मीयता के साथ देखिए, आप निश्चित तौर पर अपने इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कृष्णचंद्र का उपन्यास नहीं है। कृष्णचंद्र का कौन सा उपन्यास नहीं है? ऑप्शन दिया गया है मेरी यादों के किनारे, एक वायलिन समंदर के किनारे, जब खेत जागे, एक गिरजा एक खंदक। तो कौन सी रचना है जो कि कृष्णचंद्र का उपन्यास नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन चौथा, एक गिरजा एक खंदक। ठीक है, तो 67 का। और वैसे चारों रचनाएं क्या है, वो सब कृष्णचंद्र की। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ रचना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जामुन का पेड़, जैसे ही मैं नाम ले रहा हूं, आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ये कृष्णचंद्र द्वारा लिखा गया है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो भी वहां भी इसको पढ़ना है, और केबीएस में भी देख रहे हैं कि प्रश्न आ रहा है। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य रचना है। हास्य व्यंग्य में चीजों को अनुपात के अनुसार रखने की परिपाटी रही है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। रचना में बताया गया है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाए जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक है। तो जामुन का पेड़ अगर आपने पढ़ा होगा तो इसकी विषय वस्तु आपके दिमाग में पूरी आ गई होगी। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि ऑप्शन दूसरा, हास्य व्यंग्य में चीजों को अनुपात के अनुसार रखने की परिपाटी रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना कृष्णनाथ द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना कृष्णनाथ द्वारा नहीं रचित है, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है मेरी तिब्बत यात्रा, अरुणाचल यात्रा, हिमालय यात्रा, लद्दाख में राग बिराग। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन पहला है, मेरी तिब्बत यात्रा, जो कि आप जानते हैं कि राहुल साकृत्यायन द्वारा लिखी गई है। बाकी जितनी भी रचना है उसी पैटर्न पर, आप देख रहे हैं कि नीचे की 3 ऑप्शन सही है और पहला ऑप्शन क्या हो गया है, गलत हो गया है। आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन दिया गया, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। कबीर ने स्वयं को दीवाना कहे जाने का खंडन किया है। कबीर ने कहा कि संसार बौरा गया है। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की कमियों की ओर संकेत किया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन कबीर से संबंधित है, और हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। सही जवाब है इसका, कबीर ने स्वयं को दीवाना कहे जाने का खंडन किया। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। बाकी ईश्वर एक है, संसार बौरा गया है, और सारी चीजें जो दी गई हैं कि नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की कमियों की ओर संकेत किया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सैयद हैदर रजा के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन दिया गया है, उन्होंने आधुनिक भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया। हुसैन सबसे ज्यादा घुमक्कड़ रहे, लेकिन उनका केंद्र भारत रहा।
रजा की कला में पश्चिमी कला दृष्टियों का अभाव है। रजा ठेठ रूप से भारतीय कलाकार थे। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि रजा की कला में पश्चिमी कला दृष्टियों का अभाव है। अक्सर आप देख रहे हैं कि कुछ प्रश्नों के जवाब ऐसे हो रहे हैं जो कि नकारात्मक अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं और वही उसके क्या हो जा रहे हैं, सही जवाब हो जा रहे हैं। तो इस पैटर्न को भी ध्यान में रखिए, केबीएस का एक पैटर्न ये भी है। तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरी किताबों को आप पढ़कर जाएं, पूरे पीडीएफ नोट्स को पढ़कर जाएं, सब कुछ आप पढ़े होने के बाद भी परीक्षा तो परीक्षा होती है। इसीलिए एक उपन्यास लिखा गया परीक्षा गुरु, यानी कि परीक्षा भी गुरु होती है। बहुत सारा ज्ञान आपको परीक्षा हॉल में मिलता है कि क्या मैंने छोड़ा था, क्या पाया। तो इसलिए परीक्षा को हमेशा सीरियसली आपको लेकर चलना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जवाहरलाल नेहरू की लिखी नहीं है? भारत की बुनियादी एकता, हिंदुस्तान की कहानी, स्वाधीनता और उसके बाद राष्ट्रभाषा की समस्याएं। तो चारों ऑप्शन देखने के बाद आपके दिमाग में आ गया होगा कि जवाहरलाल नेहरू की कौन कौन सी रचनाएं हैं। ऊपर की तीनों जो रचनाएं हैं वो नेहरू द्वारा लिखी गई हैं। नीचे की जो रचना है उसी पैटर्न पर देखिए, फिर से सवाल पूछ लिया गया। नीचे की जो रचना है वो है रामविलास शर्मा की। ठीक है, राष्ट्रभाषा की समस्याएं। तो इसको अपने कॉपी पर नोट कर लिए। बाकी अगर तीनों रचनाओं को आप जानते हैं तो उनको ठीक है, नहीं जानते हैं तो उनको भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन दिया गया है, संत कवि रैदास मीरा के गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही मीरा के मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी। मीरा ने अन्य भक्त कवियों की तरह देश में दूर दूर तक यात्राएं नहीं की हैं। मीरा कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती थी। तो आप देख रहे हैं कि बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन बताया जा रहा है कि जैसे अन्य भक्त कवियों ने देश देश घूम घूम कर इधर उधर यात्रा की, लेकिन मीरा ने नहीं की। जैसा कि आप जानते हैं कि मीरा तो राजस्थान में भी रही, गुजरात में भी रही, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश मथुरा में भी आई थी। तो एक तरीके से ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, साच साच कहो तो मारन धावे, झूठ जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार है। ऑप्शन दिया गया है रैदास, नानक, कबीर, दादू। तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा, सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, कबीर। अगला प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया है? ऑप्शन दिया गया है मतवाला, बानर, हिंदी प्रदीप, सरस्वती। तो जब आप लोग मेरे शॉर्ट नोट्स को देखे होंगे और अच्छे से देखे होंगे, पचा लिए होंगे उसको, तुरंत इसका सही जवाब आपके दिमाग में आ गया होगा कि ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है कि बानर पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था। बाकी मतवाला पत्रिका से संबंध था निराला का था, इसके अतिरिक्त शिवपूजन सहाय का था। हिंदी प्रदीप का जैसा कि आप जानते हैं प्रताप नारायण मिश्र का हो गया। और सरस्वती के बारे में कौन नहीं जानता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी राम नरेश त्रिपाठी की है? इस बार देखिए नहीं नहीं पूछा है, इस बार पूछ दिया कि कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की है। ऑप्शन दिया गया है मानसी, उत्तरा, स्वर्ण किरण, सन्नाटा। तो इस बार पेपर बनाने वाले ने थोड़ा सा यहाँ पर विविधता रखी है। राम नरेश त्रिपाठी की जो रचना है वो है मानसी। पहला ही ऑप्शन सही है। फुटकल कविता संग्रह है, इसको आप आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखिए। हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि मानसी किस तरीके का काव्य संग्रह है। तो फुटकल कविताएं हैं, मतलब अलग अलग विषयों पर लिखी गई हैं। तो इसका सही जवाब पहला हो गया। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा उत्तरा, स्वर्ण किरण और सन्नाटा किनकी रचना है? तो उत्तरा नाम की जो रचना है वो पंत की है और स्वर्ण किरण भी पंत की ही है। सन्नाटा जो रचना है वो है भवानी प्रसाद मिश्र की। ठीक है, तो इन सबको भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र और पंत को भी आप सभी को पढ़ना है। पंत को शायद नहीं पढ़ना है पीजीटी में, लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? फिर से वही सवाल आ गया, पंत से रिलेटेड। आप इसके पहले भी देख रहे हैं कि ऑप्शन में भी पंत से कुछ कुछ जुड़ा हुआ था। तो इसका मतलब है कि पेपर बनाने वाला ने एक बुक खोली है और लगातार उसी से पेपर बना रहा है। कौन सी रचना नहीं है? वीणा, ग्रंथि, पल्लव, पथिक। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, पथिक जो रचना है वो आप जान रहे हैं कि राम नरेश त्रिपाठी की है। तो ऊपर एक त्रिपाठी जी से सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था और यहाँ ऑप्शन में उनको रख दिया गया। सही जवाब है ऑप्शन चौथा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है हमें बताना है। रामनरेश त्रिपाठी की कविता में देश प्रेम और वैयक्तिक प्रेम दोनों मौजूद है। पंत ने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास आदि विधाओं में भी रचना की है। भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है। त्रिलोचन को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो चौथा ऑप्शन है कि त्रिलोचन को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये बात गलत है। बाकी भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है। शॉर्ट नोट्स देखे होंगे, एनसीईआरटी की किताब पढ़े होंगे, तुरंत बता देंगे। पंत ने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास आदि विधाओं में रचना की है। रामनरेश त्रिपाठी की कविता में देश प्रेम और वैयक्तिक प्रेम दोनों मौजूद है। ये क्या हो गया? सही हो गया। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 78 है, विशुद्ध तरीके से तो यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन सही हो रहा है, लेकिन इसका दूसरा ऑप्शन भी कुछ मामलों में डाउटफुल भी है। ठीक है, तो जैसे आत्मकथा को लेकर यहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों के मन में संदेह आ जाए, तो इस तरीके से इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देकर हल करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में असंगत युग्म है। सड़क वापस जाती है, कृष्णचंद्र। आंखों देखा झूठ, कृष्णा सोबती। स्वप्न, रामनरेश त्रिपाठी। ग्रंथि, सुमित्रा नंदन पंत। तो हमें बताना है कि असंगत युग्म कौन सा है। तो आप देख रहे हैं कि जो चीजें आप जानते हैं वो उसको पहले टिक कर लीजिए, इसके बाद असंगत युग्म खुद पता चल जाएगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन ऑप्शन इसका दूसरा ऑप्शन हो गया। यहाँ पर आंखों देखा झूठ जो बताया जा रहा है वो है मन्नू भंडारी का। तो इसको ध्यान में रखना है, यहाँ पर कृष्णा सोबती लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में पाश द्वारा रचित कृति है। लव कथा, अपने घर की तलाश में, एक कंठ विस्पाई, रोज नामचा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको वक्त लेने वाला है, हालांकि तुरंत आपको बताना है कि कौन सी रचना पाश द्वारा रचित है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 का लव कथा। ठीक है, लेकिन आप अन्य रचनाओं को देखें तो ये है निर्मला पुतुल द्वारा लिखी गई। ठीक, इसके बाद ये दुष्यंत कुमार, और ये जो रचना है इसके लेखक हैं नील कमल। ठीक, तो इन सारी रचनाओं को आप ध्यान में रखिए। बाकी पाश द्वारा रचित रचना कौन सी है? पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है, पूछा गया है। युगवाणी, गीत फरोश, थकित है दुख, इदम नम्मम। ठीक है, तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि पहला ऑप्शन इसमें क्या है? पंत द्वारा है लिखी गई रचना है युगवाणी। तो इसका मतलब है कि ये तीनों नीचे ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। पैटर्न आप देख रहे हैं, वही पैटर्न लगातार ऊपर के या 3 सही हो रहे हैं या नीचे के 3 सही हो रहे हैं। जो बच्चे सीरियसली इस पेपर को देख रहे होंगे, मेरी बातों को सुन रहे होंगे, और निश्चित तौर पर नई दृष्टि और पेपर के पैटर्न को समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कवि त्रिलोचन की रचना नहीं है। त्रिलोचन की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन दिया गया ब्रह्म राक्षस, जीने की कला, मुक्तिबोध की कविताएं, काव्य और अर्थबोध। जो भी विद्यार्थी पैटर्न को समझ गया होगा तुरंत इसका सही जवाब यहाँ पर बता दिया कि ब्रह्म राक्षस तो अभी तक हम मुक्तिबोध को ही पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया मुक्तिबोध। बाकी आप देख रहे हैं नीचे के तीनों ऑप्शन सही हैं, ऊपर का गलत हो गया। पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असंगत युग्म है। असंगत युग्म हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया छोटे छोटे सवाल उपन्यास है, मुक्तिबोध की कविताएं गद्य, मेरी यादों के किनारे उपन्यास, 1 इंच मुस्कान कहानी संग्रह। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि ऑप्शन जो चौथा है 1 इंच मुस्कान, ये कहानी संग्रह न होकर बल्कि उपन्यास है, और आप जानते हैं कि इसको 2 लेखकों ने मिलकर लिखा हुआ है। ठीक है, और मैंने सांकेतिक रूप में यहाँ पर लिख भी दिया है RM। तो तुरंत आपके दिमाग में आ भी गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगला प्रश्न है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो जिन लोगों ने शॉर्ट नोट्स वाले वीडियोज को देखे होंगे वो तुरंत इसका आंसर बता देंगे कि ये भवानी प्रसाद मिश्र का है। भवानी प्रसाद मिश्र इस कविता को लिख रहे हैं, इन पंक्तियां को उन्होंने ही लिखा है। तो सही जवाब हो गया पहला। ऑप्शन में दिया गया था त्रिलोचन, पाश, निर्मला पुतुल। तो जवाब हो गया भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में असंगत युग्म है, फिर से वही सवाल आ गया असंगत वाला। तो ध्यान में रखना, आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा, इस बार ज्यादातर असंगत युग्म वाले ही सवाल आ रहे हैं। ऑप्शन दिया गया है आत्म परिचय हरिशंकर प्रसाद, सॉरी आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन, उषा शमशेर बहादुर सिंह, पतंग भवानी प्रसाद मिश्र, कविता के बहाने कुंवर नारायण। चारों ऑप्शन को बड़ा ही आपको अच्छे से देखना है, ताकि आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आप इसको आराम से आप हल कर पाए, किसी तरीके से घुमा कर आए। पतंग नाम की जो अ, कविता है वो आलोक धनवा द्वारा लिखी गई, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है। तो इसको ध्यान में रखें, बाकी ऊपर के चारों ऑप्शन को भी ध्यान में रखें। सही जवाब इसका तीसरा ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में असंगत युग्म है भक्तिन मीराबाई, बाजार दर्शन जैनेन्द्र, नमक रजिया सज्जाद जहीर, शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप देख रहे हैं कि पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, असंगत हो गया। भक्तिन मीराबाई नहीं लिखी द्वारा लिखी गई है, बल्कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। अच्छा, मीराबाई यहाँ पर क्यों आ गया, क्योंकि महादेवी को आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है, इसलिए पेपर बनाने वाले को लगा होगा कि कई बच्चे जो सुबह में 4 बजे उठते हैं और उनकी नींद नहीं खुली रहती है, तो उनको लगता है कि मैंने कहीं पढ़ा था मीराबाई, मैंने कहीं पढ़ा था, तो इस तरीके से इसका हो जाए। हालांकि बहुत कम विद्यार्थी होंगे जो इसको गलत करेंगे, बस ध्यान रखने की बात है। बाकी नीचे को भी आप ध्यान में रखिए, बाजार दर्शन जैनेन्द्र, नमक रजिया सज्जाद जहीर, शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। सही जवाब था पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, कविता की उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। जो भी ये दो पंक्तियां दी गई हैं, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया है शमशेर बहादुर सिंह, हरिवंश राय बच्चन, कुंवर नारायण, त्रिलोचन। तो इस क्वेश्चन को जब आप देख रहे होंगे, आपके दिमाग में तुरंत इसका सही जवाब आने लगा होगा कि इसको तो हमने हरिवंश राय बच्चन के कविता के तौर पर पढ़ा है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है कि सबसे तेज बौछारे गई सावन गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हो, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह, आलोक धनवा, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय। तो आपके दिमाग में तुरंत इसका सही जवाब आने लगा होगा। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कुंवर नारायण का, देखिए इसका जो सही जवाब हो रहा है और नीचे कुंवर नारायण से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ गया। तो जैसे मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपको नहीं आ रही है पंक्ति, तो अपने नीचे वाले क्वेश्चन को भी देखिए, हो सकता है, क्योंकि यही तो है, हर एक चीज पढ़कर नहीं आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ तो आपको आईक्यू लेवल लगाना पड़ेगा। और जो भी बच्चे मेरे पीडीएफ को लेकर या फिर इस चीज को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, तो क्या वो सब ये सारी चीजें पीडीएफ में आपको बताई जा सकती हैं? आप लोगों के पास एक ही चीज रहता है कि हमारे पास समय नहीं है। अरे भाई, हम 1-2 महीना से आप लोगों को लगातार पढ़ा रहे हैं, अगर आप कदम से कदम मिलाएंगे तो समय क्या, सब कुछ आपके हाथ में होगा। अगर आप चाहेंगे कि आप 2 दिन में ही केबीएस की तैयारी कर लें, तो भी तो अन्याय है। भले आप यूट्यूब चैनल पर बहुत लोगों का देखते होंगे कि 10 दिन में इस परीक्षा को निकालिए, 5 दिन में इस परीक्षा को निकालिए। आप अपने मन से पूछिए, क्या यह संभव है किसी भी परीक्षा को 5 से 10 दिन निकालने में? ये एक भ्रम है। तो क्योंकि मेरा काम है भ्रम से आपको बाहर निकालना, आपको कम से कम किसी भी परीक्षा की तैयारी करना है तो 3 से 4 महीने तो पढ़ना ही पड़ेगा, भले कोई कितना भी बोले। क्योंकि कई बार विद्यार्थियों को लगता है कि वो तैयारी तो लंबे समय से करते हैं, लेकिन स्पीड पकड़ते हैं 15 दिनों का, तो वही उनके 15 दिन ही याद रहते हैं। और जब कोई सफल होता है तो आप जानते हैं कि वो अपनी चीजों को भूलने लगता है और वाहवाही लूटने की कोशिश करता है। तो प्लीज आप लोग चीजों पर ध्यान दीजिए। खैर, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। बीच में थोड़ा सा मुझे लगा कि आप लोगों को जरूर सचेत करना चाहिए। निम्नलिखित में से कुंवर नारायण का कविता संग्रह नहीं है। ऑप्शन दिया गया है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, भूरी भूरी खाक धूल। तो जैसे ही आपने देखा कि ऑप्शन चौथा है भूरी भूरी खाक धूल, ये तुरंत किसका हो गया? मुक्ति बोध का। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, प्रस्तुत कविता की पंक्तियां किस कवि की? और आप ध्यान दीजिए, एक बार मैंने एक वीडियो लेक्चर डाला था सैंपल पेपर के दृष्टिकोण से कि इस तरीके का पेपर आ सकता है, उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, किसकी पंक्तियां हैं? तुरंत आपके दिमाग में इसका जवाब आने लगा होगा। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, कुंवर नारायण। ऑप्शन दिया गया था नागार्जुन, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दूसरा तार सप्तक के कवियों में शामिल है? क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में
और आपके सिलेबस में कुछ ऐसे कवि लगे हुए हैं जो कि सप्तक से रिलेटेड है। और वन लाइनर किताबों को वन लाइनर नोट्स बताते समय, आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बताते समय मैंने बार बार आग्रह किया है, जैसे ही कवियों का नाम आता था तो होमवर्क के लिए आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ देता था। यहाँ पर भी वही सवाल पूछ लिया गया कि दूसरा तार सप्तक के कवियों में शामिल है। ऑप्शन दिया गया है नागार्जुन, त्रिलोचन, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण। तो जैसे ही आपने देखा होगा, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि रघुवीर सहाय को हमने दूसरा सप्तक के अंतर्गत पढ़ा है, जबकि आप देखेंगे कि नागार्जुन और त्रिलोचन इन लोगों का सप्तक से जुड़ाव ही नहीं है, और कुंवर नारायण जो भी हैं वो भी तीसरे सप्तक से जुड़े हुए हैं। सप्तक के कवियों के बारे में पढ़ना है तो हमने एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, जरूर समय निकाल कर देखिए, वैसे आप लोगों ने देख भी लिया होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम असमर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किस कवि की कविता से हैं? ऑप्शन दिया गया रघुवीर सहाय, नागार्जुन, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन। तो इस कविता को आप लोगों ने पढ़ा होगा और हमने इस पर भी वीडियो लेक्चर बनाया है। ठीक है, कैमरे में बंद अपाहिज नाम से एक कविता है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, रघुवीर सहाय। और किस तरीके से इस कविता में चीजों को उठाया गया, बड़ा ही अच्छे से कवि ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुक्तिबोध द्वारा लिखित रचना विपात्र है। विपात्र किस विधा में, एक तरीके से पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास। तो मुक्तिबोध की रचनाओं को आप जब पढ़ेंगे, खासतौर से मुक्तिबोध को आप कवि के रूप में जानते हैं, लेकिन उन्होंने उपन्यास और कहानी भी बहुत अच्छी अच्छी लिखी है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर, विपात्र किस विधा में, सही जवाब है देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 94 का जो सही जवाब है वो है कहानी विधा में। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। विपात्र क्या है, कहानी संग्रह। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? अभी तक आप देख रहे थे कि सप्तक से संबंधित कुछ प्रश्न आ रहे थे, अब साहित्य अकादमी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए अपने नोटबुक पर साहित्य अकादमी नोट कर लीजिए और ध्यान में रखिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से ऐसे कवि लगे हुए हैं। ऑप्शन दिया गया, कुछ कविताएं चुका भी नहीं हूं मैं, चुका भी हूं मैं नहीं, कुछ और कविताएं बात बोलेगी। तो सारी कविताएं तो शमशेर बहादुर सिंह की हैं, लेकिन साहित्य अकादमी उनको मिला ऑप्शन नंबर जो दूसरा है उसके ऊपर, यानी कि चुका भी हूं मैं नहीं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? निराला की कौन सी कृति है जो नहीं है? ऑप्शन दिया गया अनामिका, परिमल, गीतिका, झरना। पैटर्न देखिए, ऊपर से तीनों सही है जो कि निराला की हैं, और झरना क्या हो गया, गलत हो गया, ये जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रख लिए होंगे और बहुत ही इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न है, अशनिपात से शामित उन्नत शत शत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। वह की पंक्तियां किस रचनाकार की रचना, मतलब पंक्तियां हैं। ठीक है, तो इन पंक्तियों को आप देख रहे होंगे। ऑप्शन दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो देखने से आपको लग रहा है तुरंत कि ये निराला की पंक्ति है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। और किस ये कविता से ली गई है, बादल राग से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है, गीतावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, रामचंद्रिका। तो वही पैटर्न है, ऊपर के तीन देखिए सही हो गए लगातार, और चौथा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरीके से सही जवाब है चौथा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन तुलसीदास के बारे में सही नहीं है? तुलसीदास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? और ये सारे कथन जो बनाए गए हैं वो सब एनसीईआरटी बुक से बनाए गए। ऑप्शन दिया गया है, तुलसीदास लोक मंगल की साधना में के रूप में प्रतिष्ठित है। तुलसीदास की लोक और शास्त्र दोनों में गहरी पैठ नहीं थी। जीवन और जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ थी। अपने समय में हिंदी प्रदेश में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व करते थे। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे प्रश्न जो लंबे लंबे ऑप्शन वाले हैं, तो उसमें जो नकारात्मक ऑप्शन रहते हैं वही ज्यादातर सही होते हैं। और बिल्कुल आप लोगों ने पकड़ लिया, ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया कि तुलसीदास की लोक और शास्त्र दोनों में गहरी पैठ नहीं थी। ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। बाकी सभी ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस ट्रिक को भी आप ध्यान में रखिए, आपके लिए काफी काम में आने वाली है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? चौपाई सममात्रिक छंद है, दोहा अर्धमात्रिक छंद है, कवित्व वाणिक छंद है, सवैया छंद का भेद नहीं होता। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है
कि सवैया छंद का भेद नहीं होता, ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। बाकी जितनी भी यहाँ पर चीजें बताई गई उसी पैटर्न पर आप देख रहे हैं कि बताई गई। अच्छा, छंदों पर आपको विशेष जानकारी हासिल करनी है तो मैंने दो तरीके की वीडियो बनाई है, एक तो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हुए और एक पीडीएफ फॉर्म में आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें छंदों पर हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, तो जरूर समय निकाल कर उनको देखिए। ठीक है, यहाँ पर सवैया की अगर बात करें तो यह क्या है, वाणिक छंद के अंतर्गत आता, इसका भी भेद किया गया है, ये बताना चाह रहा था मैं। आगे मैं बात करता हूं, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना फिराक गोरखपुरी की नहीं है। ऑप्शन दिया गया गुले नगमा, बजमे जिंदगी, रंगे शायरी, ठंडा लोहा। तो जैसे आपने देखा कि ऊपर की तीन रचनाएं क्या हो गई, उसी पैटर्न पर आप पैटर्न को समझ गए होंगे। और चौथा ऑप्शन क्या हो गया, ठंडा लोहा, ये क्या हो गया, धर्मवीर भारती की रचना है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। और किस विधा में, अगर आप इस लेक्चर को एक नंबर क्वेश्चन तक सुन लिए होंगे तो जरूर आप इसको कमेंट कर कर बताइए कि ठंडा लोहा किस विधा की रचना है। एक होमवर्क मैं आप सभी को देता हूं। आगे बात करते हैं, शब्द और उसके अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। शब्द और उसके अर्थ की दृष्टि से शब्द युग्म को बताना है जो कि सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है नवरस, नया रस, शय रात, शब है बल्कि शब, शब रात, फितरत, आदत, गिरह, बगल। तो इसमें से कौन सा शब्द युग्म जो है वो सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो सही जवाब यहाँ पर देखिए, दो ऑप्शंस में टकराहट मेरे हिसाब से हो रही है। एक तो यहाँ पर नौ रस है तो यहाँ पर नया रस बल्कि नहीं, बल्कि नव रस, जो नौ रसों की चर्चा की जाती है। अगर यहाँ पर होता नव रस तब यहाँ पर क्या होता, नया रस ज्यादा सार्थक होता अर्थ के दृष्टिकोण से। तो एक तो ऑप्शन ये 50-50 में है, और एक यहाँ पर है गिरह और दिया हुआ है बगल। गिरह मतलब गांठ होता है, और ये भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 102 नंबर को आप लोग थोड़ा सा सीरियसली इसको देखिए। अगला प्रश्न है 103वां नंबर की उमा शंकर जोशी की कृतियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। उमा शंकर जोशी की यहाँ पर कृतियों का नाम दिया गया, ऑप्शन दिया गया महाप्रस्थान एकांकी, शहीद कहानी, विसामो कविता, श्रावणी उपन्यास। तो एक ही लेखक की रचनाओं को दिया गया है और उनकी विधाएं अलग अलग इसमें कर दी गई हैं। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो है ऑप्शन तीसरा, विसामो कविता बताया जा रहा है जबकि क्या है ये उपन्यास है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, उमा शंकर जोशी को भी ध्यान में रखना है, बाकी अन्य विधाओं को भी, एकांकी में कौन है, कहानी में कौन है और उपन्यास में कौन है। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन दिया गया यामा, दीपशिखा, आपदा और सांदगी। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि हमने यामा पढ़ा था, सही जवाब है ऑप्शन पहला। ठीक है, 1982 ईस्वी में। कई बार ईयर को लेकर भी कंफ्यूजन में है तो इसको आप लोग जरूर ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, बाजार दर्शन रचना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहले तो आपके दिमाग में बाजार दर्शन मैंने जैसे लिया आपके दिमाग में इसके लेखक का नाम जरूर आ गया होगा, और बिल्कुल सही आप लोग याद कर लिए, जैनेन्द्र है। अब कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग है। इसमें बताया गया है कि यदि अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो हम उसका लाभ उठा सकते हैं। जरूरत को समझकर बाजार में जाने की बजाय उसकी चमक दमक में फंस जाने पर भी हम उसका लाभ उठा सकते हैं। बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को इसमें अनीति शास्त्र बताया गया है। तो कौन सा कथन सही नहीं है। आमतौर पर आप लंबे क्वेश्चंस को देखते हैं तो उसमें जो निगेटिव चीजें बताया जा रहा है कि बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस जाने पर भी हम उसका लाभ उठा सकते हैं, ये क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी सभी क्या है, सही है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शब्द और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है। शब्द दे दिया जा रहा है और फिर अर्थ पूछ लिया जा रहा है। इसका मतलब है कि एनसीईआरटी के चैप्टर्स में जो भी चैप्टर लगे हुए हैं उनमें जो कठिन शब्द हैं उनकी मीनिंग भी दी गई है, उन मीनिंग को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए क्या है कि जब आप किसी भी कोचिंग्स के नोट्स को पढ़ते हैं या फिर पीडीएफ्स को पढ़ते हैं, वीडियोज देखते हैं, तो वो आपको 100% जानकारी नहीं उपलब्ध करवा पाता है, 90%, क्योंकि समय की भी बाध्यता है और आपके धैर्य की भी बाध्यता है। क्योंकि वर्तमान समय में युवाओं में
धैर्य की कमी थोड़ी हो गई है, जल्दीबाजी में है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो और सही बात है कि आप एक समय में सारी चीज़ें नहीं प्राप्त हो सकती हैं। तो जिनके पास किताब है, वो ज़रूर इस चीज़ को भी देखें, पीछे जो शब्दार्थ दिए गए हैं, उनको भी देखें। देखिए यहाँ पर क्या है, शब्द दिया गया है दुर्वह, दुर्वह जिसे ढोना कठिन हो, विधात्री पालनहार, पुराखिन बुजुर्ग महिला, पुरखिन जिसको कई बार बोल दिया जाता है, कुंचित सिकुड़ी हुई। तो इसमें कौन सा असंगत है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विधात्री पालनहार। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित संस्मरणों में कौन सा, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 109, निम्नलिखित संस्मरणों में कौन सा फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित संस्मरण नहीं है? तो कौन सा संस्मरण फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा नहीं है? पथ के साथी, ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत। तो जैसे ही आपने देखा उसी पैटर्न पर नीचे के 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 3 आंसर। पथ के साथी जो हो गया वो महादेवी वर्मा का हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विष्णु खरे का कविता संग्रह नहीं है। विष्णु खरे का कविता संग्रह नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, एक गैर रोमानी शहर में, खुद अपनी आंख से, पिछला बाकी, अर्घान। तो विष्णु खरे की कविता संग्रह नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, अर्घान। किसका है? अर्घान त्रिलोचन की रचना है अर्घान, इसको ध्यान में रखिए। बाकी ऊपर के जितने भी यहाँ पर कविता संग्रह दिए गए हैं, सब विष्णु प्रभाकर के कविता है। अगला प्रश्न है कि आलोचना की पहली कविता किसकी रचना है? ये आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस से ही लिया गया है इसको। ऑप्शन दिया गया है, रघुवीर सहाय, विष्णु खरे, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। तो आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन बनाया गया है पीजीटी का, वो उठाया गया तो एक ही लेखक से लगातार कुछ न कुछ क्वेश्चन बनाए गए, तो इसलिए इस पैटर्न को भी आपको समझना जरूरी है। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे जोड़कर भी अनुमान से उसका सही जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि रजिया सज्जाद जहीर मूलतः किस भाषा की रचनाकार है? हिंदी, उर्दू, फारसी, पंजाबी। तो किसकी है? सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, उर्दू। अगला प्रश्न है, नमक कहानी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो नमक, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि ऊपर वाला जो ऑप्शन था रजिया सज्जाद जहीर, वही इसकी लेखिका है। और क्वेश्चन आ गया उसी से कि नमक का मतलब क्या, कौन सी बात सही है? देखिए यहाँ पर नहीं पूछ दिया, इस बार सही पूछा है। देश के विभाजन के बाद भारत आई सिख महिला भारत को ही अपना घर बताती है। कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता ढाका को अपना वतन बताता है। अमृतसर पुल पर चढ़ते समय कस्टम अधिकारी सफिया को बुला रहा था। सफिया के भाई ने उसको नमक ले जाने की सलाह दी थी। तो कौन सी बात इसमें सही है, ये आपको बताना है। सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन दूसरा, कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता ढाका को अपना वतन बताता है। तो सुनील दास गुप्ता को भी ध्यान में रखिए कि नमक कहानी में है, सफिया, इन सबको ध्यान में रखिए। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का सही अनुक्रम है? अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने बहुत सॉल्व किया होगा अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करते रहोगे या फिर अन्य परीक्षाओं की, तो प्रकाशन वर्ष पर आधारित क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है, यहाँ पर एक ही रचनाओं को बार बार इधर उधर घुमा फिरा कर दिया गया है। सही जवाब है पहला ऑप्शन, अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अशोक के फूल, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, कुटज, सोच विचार। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर के तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। उसी पैटर्न पर, जिस पैटर्न की बार बार मैं बात कर रहा हूं, सोच विचार नाम का जो निबंध संग्रह है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, बल्कि ये जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्रकारिता का प्रकार नहीं है? पत्रकारिता के प्रकारों में कौन सा नहीं आता है? इस पर भी हमने वीडियो लेक्चर बनाया हुआ था, आपने ध्यान से देखा होगा, तुरंत इसका सही जवाब आपके दिमाग में आ गया होगा।
ऑप्शन चौथा, स्वदेश पत्रिका नाम का कोई पत्रकारिता का प्रकार नहीं है। बाकी ऊपर के तीनों है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संपादन का सिद्धांत नहीं है? संपादन का सिद्धांत कौन सा नहीं है? ऑप्शन दिया गया है, वस्तुपरकता, पक्षधरता, तथ्यों की शुद्धता, संतुलन। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर, आपने पढ़ना शुरू कर दिया होगा, उत्तर है दूसरा, पक्षधरता। ये संपादन का सिद्धांत नहीं है, मतलब उसमें क्या होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में संचार का प्रकार नहीं है? अंतर वैयक्तिक संचार, एकल संचार, अंतर वैयक्तिक संचार, जन संचार। कौन सा जो ऑप्शन है वो संचार का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है एकल संचार। एकल संचार इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में जन संचार की विशेषता नहीं है। अब जन संचार की विशेषता नहीं है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया कि जन संचार में फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता, जन संचार के दर्शकों का दायरा बहुत व्यापक होता है, जन संचार के श्रोताओं का दायरा बहुत सीमित होता है, जन संचार माध्यम के जरिए प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। तो कौन सी विशेषता नहीं है ये हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर आप लोगों के भी दिमाग में आने लगा होगा, ऑप्शन तीसरा, जन संचार के श्रोताओं का दायरा बहुत सीमित होता है। ये क्या है? ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन संचार का प्रमुख कार्य नहीं होना चाहिए? जन संचार का प्रमुख कार्य नहीं होना चाहिए। ऑप्शन दिया गया है, निगरानी करना, मनोरंजन करना, आत्म प्रचार करना, सूचना देना। तो जन संचार का कौन सा काम नहीं होना चाहिए? प्रमुख कार्य नहीं होना चाहिए। सही जवाब है इसका, अगर आदर्शवादी ढंग से देखें, सैद्धांतिक ढंग से देखें, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, आत्म प्रचार करना। लेकिन मुझे यह कहते हुए तनिक भी संकोच नहीं हो रहा है कि यही सबसे ज्यादा होता है। आप यूट्यूब चैनल पर जितने भी चीजों को देखेंगे, खासतौर से एजुकेशन एरिया में, तो उसमें आत्म प्रचार के अलावा और कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो जन संचार, क्योंकि एक तरीके से जिस प्लेटफॉर्म पर हम जुड़े हैं आप लोगों से, वो जन संचार का ही एक माध्यम है। अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो शायद मैं अपने कॉलेज में पढ़ाता और टू दी पॉइंट रहता, जो भी करना रहता कॉलेज के ही बच्चों के लिए करता, लेकिन एक्स्ट्रा समय का उपयोग न करके और कुछ काम करता है यहाँ पर। लेकिन ये जन संचार है जो कि आप लोगों से जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। ठीक है ना, तो आत्म प्रचार करना जन संचार का प्रमुख कार्य नहीं होता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो चीजें नहीं होती हैं वही ज्यादा ही होती हैं। ठीक है, किसी ने कहीं लिखा हुआ था, मैं पढ़ा था कि सच बोलने का दिखावा, ज्यादातर जो लोग झूठे होते हैं वही दिखाते हैं कि मैं बहुत सच्चा हूं। चलते हैं आगे, बात करते हैं जो 2-3 क्वेश्चन और छूटे थे उन पे ना, कुछ प्रश्न छूट गए थे, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। हरिवंश राय बच्चन की कौन सी रचना नहीं है? ऑप्शन दिया गया है, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, हे मेरी तुम। तो चारों ऑप्शन देखने के बाद उसी पैटर्न पर आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, हे मेरी तुम नाम की जो रचना है वो किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, केदारनाथ अग्रवाल, हे मेरी तुम। बाकी ऊपर की तीनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की नहीं है? कौन सी कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की नहीं है? ऑप्शन दिया गया है, तीसरी कसम, रसप्रिया, ठेस, मित्र मिलन। तो यहाँ पर क्या हो गया? सही जवाब है ऑप्शन चौथा। वो उसी पैटर्न पर आप देख रहे हैं, उसी पैटर्न पर आप देख रहे हैं कि ऊपर की 3 रचनाएं जो हैं फणीश्वरनाथ रेणु की हैं, कहानी है, बल्कि इसको ध्यान में रखिए। और मित्र मिलन नाम की जो कहानी है वो किसकी है? अमरकांत की है। अमरकांत की कहानी है मित्र मिलन। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा कविता संग्रह नहीं है? कनुप्रिया, कोई दूसरा नहीं, सात गीत वर्ष, और एक और रचना इनकी थी जो कि कट गई यहाँ पर। लेकिन इसका जो सही जवाब है, आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि कोई दूसरा नहीं नामक जो हमने रचना पढ़ी है वो धर्मवीर भारती की नहीं है, बल्कि वो किसकी है? वो है आपकी क्वेश्चन नंबर 106 का जो यहाँ पर है, वो है कुंवर नारायण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 इसकी रचना हो गई, कोई दूसरा नहीं, वो है कुंवर नारायण की। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने हिंदी पीजीटी एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था उसके 120 प्रश्नों पर विचार कर लिया है। आपको एक आइडिया लग गई होगी कि किस टाइप से केबीएस के प्रश्न पत्र बन रहे हैं, कहाँ कहाँ पर हमें क्या क्या ध्यान रखना है, पूरा आप अलर्ट हो गए होंगे।
और लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। इसी पैटर्न पर हम प्रैक्टिस सेट, एमसीक्यू और शॉर्ट नोट्स लेकर आते रहेंगे और लगातार आप लोग बिना किसी ज्ञान के आतंक के पढ़ते रहिए और अपना स्वास्थ्य जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि मेन वही है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।